नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति कक्षा छठी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से ये इतिहास का पहला टॉपिक आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। राजस्थान के कक्षा छठी के विद्यार्थियों के साथ साथ उन विद्यार्थियों से भी आग्रह करती हूँ जो राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए हैं। उन सभी के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कठिन स्तर उनको एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इससे पहले हर टॉपिक का बेस समझना ज़रूरी होता है और वो बेस समझने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें। तो इसलिए आज मैं शुरू कर रही हूँ छठी की इतिहास की पुस्तक। हालांकि इससे पहले मैंने 10वीं की सामाजिक विज्ञान भी शुरू कर रखी है और इतिहास से संबंधित 4 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप वहाँ वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आज मैं कक्षा छठी का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। सभी विद्यार्थी जुड़े इससे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के सभी टॉपिक सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पाठ का। वैदिक सभ्यता आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो कौन सी विशेषता हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलती है, हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो हमारी संस्कृति की हमेशा से ही पहचान रही है और वो हमें इस वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। चलिए इस सभ्यता को हम पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेद हमारी संस्कृति की धरोहर है। वेदों से उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यवसाय आदि का उल्लेख मिलता है। तो वेदों से हमें कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलती है? उस समाज के रहन सहन, उनका जीवन स्तर, परिवार व्यवस्था और व्यवसाय आदि का उल्लेख हमें वेदों से प्राप्त होता है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शेष 3 वेद तथा वैदिक साहित्य बाद में लिखे गए। तो वेद और वैदिक साहित्य से हमें उस समाज, उस संस्कृति के बारे में पता चलता है। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और उसके बाद 3 वेद और लिखे गए और साथ में ही वैदिक साहित्य भी बाद में लिखे गए। वेदों को लिखे जाने का आधार वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो वेद लिखे गए थे, उसके आधार पर वैदिक जीवन को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ देखो प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वेदों से और वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ऋग्वेद के समय की सभ्यता को ऋग्वेदिक सभ्यता तथा उसके बाद वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। तो ऋग्वेद जो वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद, उस समय की जो सभ्यता थी उसको ऋग्वेदिक सभ्यता कहते हैं। और बाद में जो 3 वेद लिखे गए उस समय की जो सभ्यता थी उसको उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। स्वस्थ एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। तो पूरा ज्ञान जो है वो वेदों में ही निहित है और ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद भारत का आदि ग्रंथ, आदि मतलब सबसे पुराने ग्रंथ है, एवं आर्यावर्त की प्राचीन रचनाएं हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 संख्या है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये देखो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है कि ऋग्वेद से संबंधित क्या है, यजुर्वेद से संबंधित क्या है, सामवेद में क्या दिया गया और अथर्ववेद में क्या दिया गया है। तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है।
ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ये भी प्रश्न बनता है। फिर यजुर्वेद ये ऋग्वेद के बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है। गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि गद्य पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो वो यजुर्वेद है और जिसमें श्लोक भी हैं। सामवेद सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल हैं। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो सामवेद में उनका संग्रह है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ। तो सामवेद जो है वो संगीत का है। संगीत से संबंधित जो भी बातें हैं वो सामवेद में है। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। तो सामवेद का कुछ अंश ऋग्वेद में भी है। अथर्ववेद इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित हैं। तो चिकित्सा से संबंधित वेद कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप आंसर करेंगे अथर्ववेद। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? चलो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि वेद के 4 भाग हैं? वेद के 4 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय जीवन, दर्शन और साहित्य का आधार धर्म ही रहा है। भारतीय संस्कृति के परम प्राण धर्म में ही विद्यमान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना, काम क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म करना आदि बातें शामिल हैं। तो धर्म से संबंधित धर्म किसे कहते हैं और धर्म से संबंधित बातें कौन सी हैं? तो चोरी न करना, सत्य बोलना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना, काम क्रोध पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, दान धर्म करना, ये सब क्या है? ये धर्म है। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता, बल्कि ये मानव को विश्व मानव बनाने की योग्यता रखता है। जो वैदिक धर्म है उसकी विशेषता है कि वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत उसके अंतर्गत है और वो सिर्फ भारत के ही लोगों को मानव बनाने की चेष्टा नहीं रखता, बल्कि विश्व के प्रत्येक मानव को मानव बनाने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो मतलब वैदिक धर्म और दर्शन का जो स्वरूप है वो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अपने गुरुजी को पूछकर बताइए कि निम्न प्राचीन स्थानों के वर्तमान नाम क्या हैं? तो इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, मिथिला, कौशल, ये जो हैं ये हम महाजनपद में पढ़ेंगे आगे। अब हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो उसकी मतलब उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, उसकी वहाँ धर्म कौन से थे, मतलब किन किन देवताओं की स्तुति करते थे, और व्यवसाय कैसा था, ये सब उनकी संस्कृति हम पढ़ने जा रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रथा, उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी। वैदिक काल में आर्यों का जीवन काफी सुव्यवस्थित था। समाज की मूल इकाई परिवार थी। पिता परिवार का मुखिया होता था। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। मतलब संयुक्त परिवार क्या होते हैं? जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन ये सभी रहें, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। तो माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, पुत्र पौत्र आदि 4-5 पीढ़ियां एक ही परिवार में साथ साथ रहती थी। तो संयुक्त परिवार की पहचान क्या है कि एक ही 4-5 पीढ़ियां एक साथ रहें। तो 3 पीढ़ी में तो हम भी रहते हैं, जैसे हमारे दादा दादी रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं और हमारे भाई भाभी रहते हैं। तो ये 3 पीढ़ियां एक साथ हो गई। फिर हमारे भाई भाभी के बच्चे होंगे तो वो 4 चौथी पीढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहें वो संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल में 2 बातें प्रमुख थी। एक परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा और दूसरा आजीविका। तो संयुक्त परिवार प्रणाली से 2 बातें प्रमुख कौन सी थी वो आपको बतानी है। तो एक तो परिवार की संपत्ति, दूसरी
आजीविका, आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए जो कमाया गया धन होता है वो। आजीविका के मुख्य साधन तथा कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों में सभी का सम्मिलित योगदान था। मतलब कृषि, पशुपालन भी था और कुटीर उद्योग धंधे भी थे। इस प्रकार उनका पारिवारिक जीवन सुखी एवं शांतिमय था। यद्यपि पुरुष परिवार का मुखिया होता था, किंतु परिवार व कार्यों में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ये हम ऋग्वेद काल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि उस समय पुरुष मतलब परिवार का मुखिया होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। महिलाओं की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी और परिवार चलाने के लिए कृषि और पशुपालन भी किया जाता था, साथ साथ छोटे मोटे उद्योग धंधे भी होते थे। यहाँ पे देखो वैदिक सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं दी हैं। संयुक्त परिवार प्रथा थी, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, नारी का समाज में स्थान था, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व था, वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी और आश्रम व्यवस्था थी। फिर देखो दूसरा पॉइंट है शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। तो वैदिक युग में शिक्षा का माध्यम क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है और लिखते जाना है एक एक चीज़ को। संस्कृत तब शिक्षा का माध्यम थी। उस समय संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या था, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास दोनों को ही बढ़ावा देना था। नारी का स्थान कैसा था, वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्री को पुरुषों की तरह ही सभी अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक व धार्मिक समारोह पर पुरुषों के साथ भाग लेती थी। तो स्त्रियों का स्थान भी अच्छा था, ऊंचा था और पुरुषों की तरह उनको सभी अधिकार प्राप्त थे और सारे धार्मिक समारोह में पुरुष के साथ होती थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई। तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से काल से संबंधित हैं। नारियों के नाम तो कौन कौन सी थी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा। तो ये विदुषी महिला थी जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि के प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का श्लोक वेदों में मिलता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वहाँ नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। संस्कार, वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। बच्चे के जन्म, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या होता है, जनेऊ धारण करना, फिर विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर विधि विधान से अनुष्ठान संस्कारों की प्रथा प्रचलित थी। इस तरह एक व्यक्ति के जीवन से जन्म से मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कारों का प्रचलन था। यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग था। तो यज्ञ, हवन ये सब जीवन के आवश्यक अंग थे और 16 संस्कार होते थे, है ना। जन्म के समय कुछ अनुष्ठान करना, फिर बच्चे का मुंडन, फिर जनेऊ, फिर विवाह, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ये संस्कार होते थे और 16 संस्कार होते थे। इसे स्त्री पुरुष दोनों करते थे। अधिकांश संस्कार मंत्रोच्चार एवं यज्ञ के साथ संपन्न होते थे। बाल विवाह उस काल में नहीं होते थे और एक पत्नी प्रथा उस समय प्रचलन में थी। मतलब एक ही पत्नी रखते थे, बहुपत्नी प्रथा नहीं थी। आज भी हिंदू परिवारों में इन संस्कारों को अपनाया जाता है। तो आज भी हमारे घरों में वही सब चलता है, एक ही पत्नी प्रथा होती है और जन्म के समय, विवाह के समय हम बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो आज भी वो संस्कार, वैदिक संस्कृति कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में झलकती है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना, मतलब ऊंची भावना कि पूरे पृथ्वी के लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से व्यवहार करता था। सर्वे भवन्तु सुखिन, मतलब
वैदिक युग के लोग थे, उनके दिमाग में ये भावना थी कि सब सुखी रहें, और इस मंत्र के साथ ही सब एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। जैसे अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। उस समय लोग इसके अनुरूप व्यवहार भी करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना यहाँ के सामान्य जन की विशेषता रही है। फिर आश्रम व्यवस्था, तो इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? मनुष्य की जीवन की आयु के 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। तो ब्राह्मण आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था? मनुष्य के जीवन का पहला भाग था वो, और इसमें यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता था। मतलब 25 वर्ष तक वह अविवाहित रहता था और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण करता था, ये वाला संस्कार अपनाता था। और गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 वर्ष तक की आयु मानी गई है। तो गृहस्थ पर संपूर्ण समाज का दायित्व होता था। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार था। तो इस आश्रम में व्यक्ति 25 से 50 आयु के बीच में विवाह करता था और परिवार का दायित्व संभालता था। और साथ ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों का पोषण तो गृहस्थ ही करते थे। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ की आयु जो है वो 50 से 75 वर्ष है। और जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त हो जाता था और अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया उसको समाज में बांटता था। तो किस तरह का देखो वहाँ का समाज की व्यवस्था कितनी अच्छी थी। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की मुख्य विशेषता थी। फिर संन्यास आश्रम, फिर 75 से 100 वर्ष की आयु जो मानी गई है वो संन्यास लेने की आयु मानी गई है। तो वानप्रस्थ आश्रम तक यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है और उपदेश देने की योग्य हो जाता है, तब उपदेशक निस्वार्थी होता है। इस काल में व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को अपना आराध्य मानकर जीवन के शेष 25 वर्ष समाज की सेवा के लिए समर्पित करता है। और इस अवस्था में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता बल्कि अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को सदाचार की शिक्षा देता था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में प्रारंभिक स्वरूप तो बहुत अच्छा था। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था। जैसा कर्म करोगे, जैसे ब्राह्मण का है कि ज्ञान देना, मंत्र पढ़ना, ये सब कार्य ब्राह्मण के थे, तो जिसके अंतर्गत ये योग्यता है वो ब्राह्मण बनता था। शूद्र वाली योग्यता है सेवा भाव की, तो वह सेवा करता था। और क्षत्रिय वाली योग्यता है तो वह युद्ध वगैरह में जाता था। तो इस तरह से वणिक वाली है योग्यता, वैश्य वाली तो वह व्यापार करता था। तो पहले क्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था, इसके साथ ही उसका वर्ण भी बदल जाता था। इन वर्णों में अपने खान पान, वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही छुआछूत थी। न तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था और न ही अपवित्र। तो देखो कि मतलब वर्ण व्यवस्था होते हुए भी कोई भी वर्ण को छोटा और अपवित्र नहीं माना जाता था, क्योंकि वो जन्म के स्थान पर नहीं था, जन्म के आधार पर नहीं था, वो कर्म के आधार पर था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रदान न होकर कर्म प्रदान थी। तो इससे पता चलता है कि लोग अपने अपने रुचि के अनुसार कर्म करते थे और उससे उनकी वर्ण व्यवस्था बनती थी। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज का पाठ यहीं तक, आगे का भाग हम कल ख़त्म करेंगे।